लेक्चर है आज हमारा और उसमें हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन इक्वेशंस। न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन इक्वेशंस जो हैं ये काफ़ी वर्सटाइल इक्वेशंस हैं, बहुत जगहों पर इसका यूज़ है और बहुत से केसेस इससे सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है कि न्यूटन इक्वेशन सिर्फ उन बॉडीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं जिन बॉडीज का एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसलिए इन इक्वेशंस का पूरा नाम भी न्यूटन इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज है। तो एक्सेलरेशन उसमें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अब मिसाल के तौर पे आपका ऐसा एक क्वेश्चन आए कि आपसे कहा जाए कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द मोशन एक्सेलरेशन वाज 3 एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ ऑफ द मोशन एक्सेलरेशन वाज 10। तो आप इस कंप्लीट मोशन पे न्यूटन इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हो कि इस पे अलग से न्यूटन इक्वेशंस यूज कर लो, इस पे अलग से यूज कर लो। लेट्स सपोज आपसे डिस्टेंस मांगा गया है, तो इस पे अलग से डिस्टेंस मालूम कर लो, उस पे अलग से, फिर दोनों डिस्टेंसेस को आपस में ऐड कर दो। या टाइम मांगा गया है तो इसका अलग से टाइम मालूम करें, उसका अलग से टाइम मालूम करें और फिर दोनों को आपस में ऐड करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस स्पीड के लिए आप ये न्यूटन इक्वेशंस यूज करें वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। तो इसके मुकाबले में स्पीड क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। तो इन दो कंडीशंस के साथ अच्छा अगर स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है तो उस वक्त फिर आइंस्टाइन के अपने रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, वो रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं मोशन के, फिर हम वो यूज करते हैं। वहां पे फिर न्यूटन के इक्वेशंस जो हैं वो गलत रिजल्ट देते हैं। ठीक है। तो जब स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम होगी, मतलब बिग बॉडी फिजिक्स होगा, तो उसमें तो आप न्यूटन इक्वेशंस यूज करेंगे। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में स्पीड ऑफ बॉडी नेग्लिजिबल नहीं होगी तो फिर आप कौन से इक्वेशंस यूज करेंगे, फिर रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस यूज करेंगे। अगर इन दो कंडीशंस का ख्याल हो तो आपके साथ न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन लिखा जाता है Vf = Vi + At। इस न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन के दो स्पेशल केसेस आपके ज़हन में होने चाहिए। एक तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो Vf किसके इक्वल आ जाता है, Vf उस वक्त इक्वल आ जाता है At के। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फिर Vf किसके इक्वल आ जाता है, फिर Vf सिंपली Vi के इक्वल आ जाता है। न्यूटन सेकंड इक्वेशन जो है S = VIT + ½ AT²। इसमें भी ये दो स्पेशल केसेस आपके ज़हन में होने चाहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो फिर S इक्वल होता है ½ AT² के, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फिर S इक्वल होता है Vi × T के। यहां से आप एक्सेलरेशन को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, वो होगा 2S/T², और यहां से आप टाइम को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, वो होगा 2S/A√। तो सेकंड इक्वेशन के 4 स्पेशल केसेस आपको ज़हन में याद होने चाहिए, ये आपके टाइम को बचाएंगे। और फिर थर्ड इक्वेशन है 2AS = Vf² - Vi²। इसके भी दो स्पेशल केसेस हैं, Vi का 0 होना या एक्सेलरेशन का 0 होना। अगर Vi 0 है तो Vf आपके साथ इक्वल होगी 2AS√, लेकिन यहाँ से आप A को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, वो होगा Vf² / 2S के इक्वल, और आप S को भी सब्जेक्ट कर सकते हैं,
वो होगा vf²/2a के इक्वल। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो ये इक्वेशन सॉल्व होके दोबारा उसी फॉर्म में आ जाती है कि vf=vi। जैसे आपने बात की कि ये न्यूटन इक्वेशंस बहुत वर्सेटाइल है, तो इनको अगर आप चाहें तो आप इनको फ्री फॉल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक मोशन है जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन, तो आप चाहें तो आप इन मोशन इक्वेशंस को फ्री फॉल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो हम फ्री फॉल कंसीडर करेंगे वो हम वन डायमेंशनल फ्री फॉल कंसीडर करेंगे कि बॉडी या वर्टिकली नीचे आ रही है या वर्टिकली ऊपर जा रही है। तो फ्री फॉल मोशन कहते किसे है? वो मोशन जिस पे सिर्फ एक ही फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस मोशन को क्या कहा जाता है? फ्री फॉल मोशन। So the motion under the action of a single force called gravitational force and single acceleration called gravitational acceleration, that motion is known as free fall. इस मोशन के लिए आपने सिर्फ करना ये होगा कि s की जगह आपने h पुट करना होगा और a की जगह आपने प्लस माइनस g पुट करना होगा और आपके न्यूटन 3 इक्वेशंस न्यूटन 6 इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पहला इक्वेशन बनेगा Vf इज इक्वल टू Vi प्लस माइनस Gt। दूसरा इक्वेशन बनेगा S इज इक्वल टू Vit प्लस माइनस हाफ Gt² और S नहीं लिखना, H लिखना है। और तीसरा इक्वेशन बनेगा प्लस माइनस 2gh इज इक्वल टू Vf² माइनस Vi²। इनमें से जो प्लस वाले इक्वेशंस हैं, ये प्लस वाले इक्वेशंस आप यूज करेंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए और जो माइनस वाले इक्वेशंस हैं ये आप यूज करेंगे किस मोशन के लिए? अपवर्ड मोशन के लिए। तो डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और अपवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इन इक्वेशंस को 2D मोशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वर्सेटिलिटी ये भी है कि आप इन इक्वेशंस को 2D मोशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 2D क्वांटिटीज जो होती है, 2D क्वांटिटीज, उनको स्टडी करने का फिजिक्स में एक तरीका है। लेट्स सपोज एक वेलोसिटी है और वो कौन सी वेलोसिटी है? वो 2D वेलोसिटी है। तो इस 2D वेलोसिटी को आप फिजिक्स में कैसे स्टडी करेंगे? इसमें तरीका ये होगा कि हम सबसे पहला स्टेप हमारा जो होगा वो ये होगा कि हम इस फाइनल वेलोसिटी का क्या मालूम करेंगे? x कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम करेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि हम फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम करेंगे। दूसरा स्टेप ये होगा कि हम फाइनल वेलोसिटी का क्या मालूम करेंगे? y कंपोनेंट। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये होगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। और चौथा स्टेप ये होगा कि हम क्या कर लेंगे? हम टेंजेंट थीटा को यूज करते हुए उस फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी मालूम। तो अगर वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ ये भी fx हो जाएगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके साथ फिर डायरेक्शन भी फाइंड हो जाएगी। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो फिर तो स्टेप 4 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2D क्वांटिटी को स्टडी करने का तरीका है कि आप उसका x कंपोनेंट फाइंड करते हो, y कंपोनेंट फाइंड करते हो, फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हो और फिर उसका एंगल मालूम कर लेते हो। तो उसके लिए जरूरत इस बात की है कि आपके साथ न्यूटन इक्वेशंस x कंपोनेंट्स के लिए भी मौजूद हो और न्यूटन इक्वेशंस आपके साथ
y कंपोनेंट्स के लिए भी मौजूद हो, क्योंकि vfx आप फाइंड करोगे तो इसके लिए भी इक्वेशन होना चाहिए और vfy आप फाइंड करोगे तो उसके लिए भी इक्वेशन होना चाहिए। तो ये जो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन है vf is equal to vi plus at, अगर इसको हम x एक्सिस के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे vfx is equal to vix plus axt और y के लिए लिखेंगे vfy is equal to viy plus ay into t। इसी तरह न्यूटन सेकंड इक्वेशन x एक्सिस के लिए कैसे लिखेंगे? sy is equal to viy into t plus half ay into t square और इसी इक्वेशन को y एक्सिस के लिए कैसे लिखेंगे? sy is equal to vi, ये तो ये sx के लिए है, vix into t plus half ax into t square और sy is equal to viy into t plus half ay into t square और इसी तरह न्यूटन थर्ड इक्वेशन को x एक्सिस के लिए कैसे लिखा जाएगा? 2ax sx is equal to vfx square minus vix square और y एक्सिस के लिए कैसे लिखा जाएगा? 2ay sy is equal to vfy square minus viy square। ठीक है, तो ये न्यूटन इक्वेशंस के जरिए अगर आपने x कंपोनेंट मालूम करना है तो ये इक्वेशंस यूज करें, अगर न्यूटन इक्वेशंस के जरिए y कंपोनेंट मालूम करना है तो फिर वो इक्वेशंस यूज कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है वो न्यूटन लॉज है। न्यूटन लॉज जो है वो नॉर्मली आप सबको क्लियर है, लेकिन उसमें कुछ बातें जो है वो हमने करनी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसकी स्टेटमेंट है कि अ बॉडी एट रेस्ट will continue its state of rest and a body in uniform motion will continue its state of uniform motion until force is applied। तो मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमें बॉडी की ख्वाहिश का भी बताया है और न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमें फोर्स की ख्वाहिश का भी बताया है। इसने कहा है कि जो बॉडी रेस्ट में है हमेशा रेस्ट में रहना चाहती है और जो बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहना चाहती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ने एक तो हमें बताया है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में, और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये है कि मैटर अपना स्टेट मेंटेन रखना चाहती है, मैटर अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहती और ये जो स्टेट को मेंटेन रखने की प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं इनर्शिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि मैटर जो है वो लेजी है, मैटर में लेजीनेस है, इनर्शिया का मतलब लेजीनेस है। तो मैटर में क्या है? इनर्शिया है। मैटर कभी भी खुद अपना स्टेट चेंज नहीं करता, मतलब मैटर की ख्वाहिश होती है कि उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहे, उसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे और उसका जो ट्रांसलेशनल स्टेट है, ट्रांसलेशनल स्टेट है वो हमेशा सेम रहे, वो कभी भी चेंज ना हो। लेकिन न्यूटन फर्स्ट लॉ ये भी कहता है कि until force is applied, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें फोर्स का मकसद भी बताता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें एम ऑफ फोर्स के बारे में भी बताता है और वो हमें बताता है कि एम ऑफ फोर्स क्या है? एम ऑफ फोर्स है वेलोसिटी को क्या करना, वेलोसिटी को चेंज करना। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमें दो बातों का पता चला। एक, हमें ये पता चला कि मैटर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है,
मैटर में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। और इस प्रॉपर्टी से मैटर का मकसद क्या होता है? इस प्रॉपर्टी से मैटर का मकसद होता है टू मेंटेन द स्टेट, टू मेंटेन द स्टेट। और यही लॉ हमें ये भी बताता है कि फोर्स का मकसद क्या है? टू चेंज द स्टेट। फोर्स का मकसद है टू चेंज द स्टेट। ठीक है, इनर्शिया की डिफिनीशन हम ऐसी करते हैं कि द रिलक्टेंस ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट को बर्दाश्त ना करना, चेंज इन स्टेट को रेजिस्ट करना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। और ये इनर्शिया किसी बॉडी में आती किस वजह से है? इनर्शिया किसी बॉडी में आती है उसके मास की वजह से, उसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर की वजह से। जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतनी उस बॉडी की ऑपोजिशन ज्यादा होगी, उतना फोर्स के लिए उसका स्टेट चेंज करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को इसलिए हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं क्योंकि इसने हमें समझाया है कि मैटर जो रेस्ट में है रेस्ट में रहना चाहता है, जो यूनिफॉर्म मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है। मतलब मैटर में लेजीनेस है, मैटर में इनर्शिया है। ठीक है, और फिर न्यूटन सेकंड लॉ जो है, न्यूटन सेकंड लॉ, वो फिर हमें फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म देता है। न्यूटन सेकंड लॉ की पहली बात ये है कि हर एक फोर्स क्या करता है? हर एक फोर्स अपनी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें फोर्स के बेसिक एक्शन के बारे में बताया है कि फोर्स का मकसद क्या है। तो फोर्स का मकसद या फोर्स का काम क्या प्रोड्यूस करना है? एक्सेलरेशन। उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई होती है। और फिर वो कहता है कि द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। और फिर इन सब को आप कंबाइन करके लिख लेते हैं F is equal to ma। यहां से भी ये जो बात है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, इससे भी हमें ये इंफॉर्मेशन हासिल होती है। देखिए, फोर्स का मकसद क्या प्रोड्यूस करना है? एक्सेलरेशन। लेकिन इनर्शिया का मकसद एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करना है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, क्योंकि मास ज्यादा मतलब इनर्शिया ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा मतलब ऑपोजिशन ज्यादा, ऑपोजिशन ज्यादा मतलब फोर्स अपने मकसद में मुश्किल से कामयाब होगा। और फोर्स का मकसद क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। यहां से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मास। मोशन में मास का क्या रोल है? मोशन में मास का रोल है फोर्स को रेजिस्ट करना, फोर्स को रेजिस्ट करना और अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना या अपने स्टेट को मेंटेन रखना। तो याद रखें, व्हाट इज द रोल ऑफ मास? द रोल ऑफ मास इज टू प्रोवाइड इनर्शिया। रोल ऑफ मास क्या है कि वो फोर्स को क्या प्रोवाइड करे? इनर्शिया प्रोवाइड करे। और इनर्शिया के जरिए फिर बॉडी अपना स्टेट मेंटेन रखती है और फोर्स को क्या करती है? फोर्स को अपोज करती है। ये न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से हमने न्यूटन को डिफाइन किया है और उसमें हमने कहा है कि अगर आपके साथ मास जो है वो 1 kg और एक्सेलरेशन कितनी हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, उस वक्त फोर्स को क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। The amount of force which can produce acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kg। 1 kg मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने वाला फोर्स कितना होगा? 1 न्यूटन होगा।
लेकिन ये बात जरूरी है कि एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी आपके साथ, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि आप न्यूटन को ऐसे डिफाइन करें। मतलब लेट्स सपोज अब मास है, एक्सेलरेशन है और फोर्स है। अब मास 1 ले लें, एक्सेलरेशन 1 ले लें, तो फोर्स क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन। लेकिन जरूरी तो नहीं, आप मास को लेट्स सपोज 2 ले लें और एक्सेलरेशन को 1/2 ले लें, उसके प्रोडक्ट से भी क्या आएगा? उसके प्रोडक्ट से भी 1 न्यूटन आएगा। सो न्यूटन की डिफिनीशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स which can produce an acceleration of half in a body of mass 2 kg, ये भी 1 न्यूटन है। अच्छा, आप मास को 10 ले लें, एक्सेलरेशन को क्या ले लें? 0.1 ले लें, इसके प्रोडक्ट से भी 1 आता है। तो आप इसको भी एज अ डिफिनीशन यूज कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ फोर्स which can produce acceleration of 0.1 in a body of mass 10 kg। मतलब जब तक आपके साथ x और y के प्रोडक्ट से क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, आप उस डिफिनीशन को न्यूटन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जब करते हैं तो हम क्या लेते हैं? हम स्टैंडर्ड्स लेते हैं। अब मास में स्टैंडर्ड 1 kg है और एक्सेलरेशन में स्टैंडर्ड 1 है, तो बेहतर तरीका ये है, लेकिन ये बाकी सारे तरीके भी अपनी जगह पे ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है यहाँ? अब न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ आते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने हमें प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में बताया और उसने हमें एम ऑफ फोर्स के बारे में भी बताया। क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान होता है। यहाँ पे एक वेक्टर है, दूसरा स्केलर है। इनके दरमियान सिंपल अलजेब्रिक प्रोडक्ट होता है, जिसके लिए हमने 7 केसेस डिस्कस किए थे। वो के ए वाले जो 7 केसेस हमने डिस्कस किए थे, ये वो वाला प्रोडक्ट है। नंबर को नंबर के साथ, यूनिट को यूनिट के साथ। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए 2 वेक्टर्स का होना जरूरी है, ठीक है। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ से जैसे हमने कहा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का पता चला, एम ऑफ फोर्स का पता चला। न्यूटन सेकंड लॉ ने हमें फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें फोर्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताया। न्यूटन थर्ड लॉ ने हमें बताया कि इस यूनिवर्स में जो फोर्सेस आते हैं, इस यूनिवर्स में जो फोर्सेस आते हैं वो हमेशा पेयर में आते हैं। वो फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं। मतलब एक्शन आता है तो साथ में उसका रिएक्शन भी आता है, ठीक है। तो उसने हमें बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेस हैं वो पेयर में हैं, वो एक्शन और रिएक्शन है। तो न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट तो इन बाकी लॉज में सबसे आसान स्टेटमेंट न्यूटन थर्ड लॉ की होती है, जो स्टूडेंट्स को याद भी आसानी से हो जाते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ समझने में बाकी दोनों लॉ से मुश्किल है। तो सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि इस न्यूटन थर्ड लॉ में जो वर्ड्स आए हैं, एक्शन का वर्ड आया है और रिएक्शन का वर्ड आया है, इन वर्ड्स का मतलब क्या है? एक्शन और रिएक्शन क्या चीजें हैं? एक्शन फोर्स है, मतलब एक्शन हमेशा हम ही अप्लाई करेंगे, हम पे एक्शन अप्लाई नहीं होगा। जो पहला काम होगा वो एक्शन होगा, जो उसकी इसमें पहला और दूसरा काम नहीं होता, दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, दोनों उसी लम्हे पे होते हैं।
जिस वक्त एक्शन होता है उसी वक्त रिएक्शन होता है। तो लेकिन एक्शन और रिएक्शन है क्या? ये मासेस हैं, ये एनर्जीज हैं, ये फोर्सेस हैं। एक्शन और रिएक्शन है क्या? तो नॉर्मली तो हम एक्शन और रिएक्शन का मतलब क्या लेते हैं? फोर्सेस लेते हैं। तो मतलब एक्शन भी एक फोर्स है और रिएक्शन भी एक फोर्स है, लेकिन आप इसका एक दूसरा मतलब भी ले सकते हैं। एक्शन और रिएक्शन को आप कह सकते हैं कि ये चेंज इन मोमेंटम है। एक्शन भी एक चेंज इन मोमेंटम है और रिएक्शन भी क्या है? रिएक्शन भी एक चेंज इन मोमेंटम है। और तीसरा मतलब जो आप एक्शन और रिएक्शन से ले सकते हैं वो आप कह सकते हैं कि एक्शन भी एक इम्पल्स है और रिएक्शन भी एक इम्पल्स है। ठीक है? और देखिए ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है ना, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है इस न्यूटन थर्ड लॉ का, जन्मों जन्मों का ताल्लुक जो है। ठीक है? तो वो किसके साथ है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ है। न्यूटन थर्ड लॉ का सदियों का ताल्लुक किसके साथ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ है। अगर न्यूटन थर्ड लॉ गलत साबित होगी तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी गलत साबित होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उन फंडामेंटल लॉज का हिस्सा है जिनकी वायलेशन का नेचर तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गलत नहीं हो सकता तो फिर न्यूटन थर्ड लॉ भी कभी गलत नहीं हो सकता। उस पे बात करेंगे कि ये कैसे रिलेटेड है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन से क्या मतलब लेने हैं? फोर्सेस के या चेंज इन मोमेंटम्स के या इंपल्स के। अब न्यूटन थर्ड लॉ इस एक्शन और रिएक्शन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बताती है। उसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? मैग्नीट्यूड में सेम। एक्शन को फर्ज करें F12 कह दे, रिएक्शन को F21 कह दे। ठीक है? सो एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? सेम होंगे। एक्शन और रिएक्शन डायरेक्शन में क्या होंगे? डायरेक्शन उन दोनों की ऑपोजिट होगी। ठीक है? मतलब इन दोनों बातों को आप देखें तो इन दोनों बातों से ये पता चलता है कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। मतलब अगर इन दोनों वेक्टर्स को आपने ऐड कर दिया, F12 को और F21 को ऐड कर दिया, तो आपके साथ क्या आएगा? आपके साथ नल वेक्टर आएगा। ठीक है? ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये कभी भी सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करते। दे आर अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन क्या है? ये दो डिफरेंट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं। देखिए, अगर फर्ज करें मैं आपको थप्पड़ मारूंगा ना, तो सिर्फ मेरा हाथ आपको थप्पड़ नहीं मारेगा, आपका मुंह भी मेरे हाथ को थप्पड़ मारेगा। ठीक है? तो वो जो आपका मुंह दुखता है वो एक्शन की वजह से दुखता है, और जो मेरा हाथ दुखता है वो रिएक्शन की वजह से दुखता है। तो ये एक दूसरे को, मतलब कोई आपको थप्पड़ मारे तो मतलब आपने बदला ले लिया है उससे। जरूरी नहीं कि आप उसे भी थप्पड़ मारे, क्योंकि आपके मुंह ने भी जो है थप्पड़ दे दिया है उसे। ठीक है? तो बहरहाल नेचर बदले का ख्याल रखती है, नेचर जो है नाइंसाफी नहीं करती। तो जितना एक्शन होता है उतना आपके साथ रिएक्शन भी होता है। तो दे आर अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अब एक वॉल की तरफ बॉल जाके टकराएगा तो बॉल वॉल पे एक्शन अप्लाई करेगा और वॉल बॉल पर रिएक्शन
तो एक्शन बॉल की वजह से अप्लाई हुआ है किस पे? बॉल पे, और रिएक्शन बॉल की वजह से अप्लाई हुआ है बॉल पे। सो दे आर अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी अपोजिट है, लेकिन बॉडी सेम नहीं है। बॉडी सेम नहीं है, सो दे नेवर कैंसल आउट, दे नेवर कैंसल आउट। इनका नेट रिजल्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नेट रिजल्ट के जीरो होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। नेट रिजल्ट के जीरो होने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस की क्या हो? सेम हो। रिक्वायरमेंट नंबर 2, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट हो। और रिक्वायरमेंट नंबर 3, दोनों सेम बॉडी पे हो। ठीक है, दो फोर्सेस को अगर F नेट जीरो करना है, अगर दो फोर्सेस को F नेट क्या करना है? जीरो करना है, तो उनकी ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। और एक्शन और रिएक्शन इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। तो याद रखिए, एक्शन और रिएक्शन में कभी भी F नेट जीरो नहीं आएगा। ये एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है कि ये एक्शन रिएक्शन है या नहीं है। फोर्स नंबर 1 है the weight of a book applied by earth on book, ये पहला फोर्स है। और दूसरा फोर्स है the reaction of a table on book। मतलब एक सरफेस पे एक टेबल पड़ी है, एक फोर्स डाउनवर्ड है, दूसरा अपवर्ड है। इसको एक्शन रिएक्शन कहेंगे कि नहीं? टेबल रेस्ट में। हाँ, टेबल रेस्ट में है, लेकिन अर्थ घूम रहा है तो टेबल भी घूम रहा है। ठीक है, हाँ, रिलेटिवली रेस्ट में, लेकिन मैं उसे धक्का भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं धक्का नहीं दे रहा फिलहाल, मतलब अभी तक वो रेस्ट में है। ये जो दो फोर्सेस जिसकी मैंने बात की और उन फोर्सेस को ऊपर लिख के भी दिया आप लोगों को, फोर्स 1 कौन सा है? द वेट ऑफ अ बुक अप्लाइड बाय अर्थ ऑन बुक। दूसरा फोर्स है द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। इन दोनों फोर्सेस को एक्शन रिएक्शन कहें कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं। एक्शन जो पहला वाला फोर्स है वो भी बुक पे एक्ट कर रहा है, जो दूसरा वाला फोर्स है वो भी बुक पे एक्ट कर रहा है। ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। अब एक्शन और रिएक्शन क्या होते? एक्शन और रिएक्शन इस तरह होते कि ये बुक अपने वेट की वजह से टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है और टेबल बुक पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है। बुक टेबल पे अप्लाई कर रहा है, टेबल बुक पे अप्लाई कर रहा है। या आप ये कहें कि बुक जो है वो अपनी ग्रेविटी की वजह से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ अपनी ग्रेविटी की वजह से बुक को अट्रैक्ट कर रहा है। ये आप क्या है? ये आप एक्शन और रिएक्शन है। तो याद रखिए कि they are never applied on a single body, they are always applied on two different bodies। अब आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे अप्लाई होती है?
रोटेटिंग बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे अप्लाई होती है? वो भी उसी रोटेटिंग बॉडी पे अप्लाई होती है। तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल का रिएक्शन है? नहीं है। तो ये एज अ शॉर्टकट छुटकारा पाने के लिए हमें बता दिया जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं है, ये एक फिक्शनल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ख्याली फोर्स है, ठीक है, जो बाहर से फील नहीं होता। आप बाहर से किसी रोटेटिंग बॉडी को देखोगे, आपको सिर्फ सेंट्रीपिटल नजर आएगा, आपको वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नजर नहीं आएगा, लेकिन जो उस रोटेटिंग सिस्टम का हिस्सा है उसे ये फोर्स फील होगा। ऐसे फोर्स को हम फिक्शनल फोर्स या सूडो फोर्स कहते हैं, जिस पे हम बात करेंगे आइंस्टाइन की नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर सेकेंड ईयर में। लेकिन बहरहाल एक्शन और रिएक्शन कभी भी बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमेशा अप्लाई होते हैं किस पे? दो डिफरेंट बॉडीज पे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक्शन और रिएक्शन की है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन का नेचर जो होगा वो सेम होगा। एक्शन और रिएक्शन का नेचर क्या होगा? वो सेम होगा। इसका मतलब ये है कि अब एक्शन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी क्या होगा? रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एक्शन अगर फ्रिक्शंस की वजह से है तो रिएक्शन किस वजह से होगा? वो भी फ्रिक्शंस की वजह से होगा। एक्शन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मतलब दोनों का नेचर आपके साथ सेम होगा। ये आपके साथ 5 प्रॉपर्टीज है एक्शन और रिएक्शन की। और एक्शन और रिएक्शन से आप फोर्सेस का मतलब भी ले सकते हो, चेंजेस इन मोमेंटम का मतलब भी ले सकते हो, और एक्शन और रिएक्शन से आप इंपल्स का मतलब भी ले सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो बस कल से फिर लीनियर मोमेंटम और कोलिजन्स और बस फिर प्रोजेक्टाइल मोशन